हमारे YouTube चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं गणित अध्याय 4 समीकरण। समीकरण को समझने से पहले हम थोड़ा दिमागी कसरत पर विचार करते हैं। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, इन्हें हम ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद मैं आप लोग से कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके जवाब आपको देना है। आप लोग इस आकृतियों को बड़े ध्यान से देखिए। पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति और पांचवी आकृति में ब्लैंक्स है। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ। इन आकृतियों को देखने के बाद अब हमारे मन में प्रश्न आता है, पांचवें क्रम की आकृति कैसी होगी। पांचवें क्रम की आकृति कैसी होगी आप लोगों ने सोच लिया होगा। पहले क्रम की आकृति, दूसरे क्रम की आकृति, तीसरे क्रम की आकृति, चौथे क्रम की आकृति। आपसे पूछा गया पांचवें क्रम की आकृति। अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आया, पांचवी आकृति बनाने के लिए आपने क्या सोचा। और तीसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आया, यह आपने कैसे बताया। तो चलिए, आपने पहले प्रश्न का जवाब ढूंढ लिया होगा। पांचवें क्रम की आकृति कैसी होगी, तो आप देखेंगे त्रिभुज, तीन भुजा, फिर चतुर्भुज, चार भुजा, फिर पंचभुज, पांच भुजा, षष्ठभुज, छह भुजा। इस प्रकार आखिरी जो पांचवी आकृति हमारी बनेगी वो सप्तभुज बनेगी। उसकी 7 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 7 भुजाएं होंगी। आप सबको इसका जवाब शायद पता रहा होगा। दूसरा है, पांचवी आकृति बनाने के लिए आपने क्या सोचा। तो हमने भुजाओं की गिनती के बारे में सोचा। 3 भुजा था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, तो निश्चित रूप से फिर अगली भुजा होगी 7 भुजा वाली आकृति होगी। इस तरह से हमने यही सोचा। तीसरा प्रश्न है, यह आपने कैसे बताया। हमने इसको इस तरह से बताया कि आकृतियों में भुजाओं के आधार पर लगातार परिवर्तन हो रहा है। पहले 3 भुजा था, फिर 4 भुजा हुआ, अर्थात इसमें 1 भुजा की वृद्धि हुई। फिर अगले में पिछले वाले से 1 भुजा की वृद्धि हुई। इस तरह एक एक भुजाएं बढ़ती गई और इस तरह से हमने उसको बनाया कि पांचवें क्रम की आकृति सप्तभुज होगी। इस तरह से हमारे दिमाग में ये सवाल आया और इसका आंसर हमको ये मिला। अब इन चौकोर खानों में लिखे गए संख्याओं पर विचार करिए। इस देखिए 4 प्रकार के खाने बने हुए हैं। पहले खाने में 2, दूसरे में 2, तीसरी आकृति में भी 2, इस तरह से चौथी आकृति में भी, सभी आकृतियों में 2-2 खाने बने हुए हैं। अब इन खानों को बहुत ध्यान से देखिए और खानों पर लिखी संख्याओं पर विचार कीजिए। सभी खानों में कुछ न कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए, इनका ध्यान से अवलोकन कीजिए। आपने अवलोकन कर लिया होगा। चलिए अब इस पर कुछ प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न यह है, चौथे जोड़े के दूसरे खाने में कौन सी संख्या होगी। इस समस्या का हल आपने कैसे किया। यदि पहले खाने में 35 हो तो उसके दाईं ओर वाले खाने में कौन सी संख्या होगी। इस तरह से ये हमारा एक प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है। शायद आप लोगों ने उस खाने को देखकर ढूंढ भी लिया होगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे जोड़े के दूसरे खाने में कौन सी संख्या होगी। हमारा चौथा जोड़ा यहाँ दिख रहा है आपको। चौथे जोड़े के पहले खाने में 16 है, तो अगले खाने में क्या होगा, इसको जानने के लिए हम पीछे चलते हैं। पहले खाने में 2 था, अगले खाने में 4, इसका मतलब है 2 का गुणा हुआ है, 2 दूनी 4, डबल हुआ है। फिर 6 के बाद 12, तो 6 दूनी 12। इसी प्रकार 7 दूनी 14, तो अगला होगा 16 दूनी 32। कितना होना चाहिए यहाँ पर? 32 होना चाहिए। चौथे आकृति के दूसरे खाने पर 32 होगी। इस समस्या का हल आपने कैसे किया। हम इस समस्या का हल करने के लिए पिछली आकृतियों को देखा, जिसमें पहले वाले बॉक्स में लिखी संख्याओं का अगले बॉक्स में लिखी संख्याएं दुगनी हैं। फिर आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। यदि पहले खाने में 35 हो तो उसके दाईं ओर वाले खाने में कौन सी संख्या होगी। निश्चित रूप से दुगना होता गया है, और अगर पहले खाने में 35 होगी तो इसका दुगना होगा, 35 दूनी 70। तो इस तरह से इन खानों को देखकर आपने अनुमान लगा लिया होगा। अब आप लोग इन खानों में लिखी संख्याओं पर विचार करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्सों में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। पहले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, दूसरे बॉक्स में 3, 4, 5 और 6। इन्हें ध्यान से देखिए।
इनका अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने के बाद हमारे मन में कुछ प्रश्न उठता है। पहला ये, क्या बाईं ओर के खाने एवं दाईं ओर के खाने के बीच कोई संबंध है? दूसरा प्रश्न है, यदि बाईं ओर के खाने में 5 हो तब उसके लिए दाईं ओर के खाने में कौन सी संख्या होगी? तो पहला प्रश्न देखिए, क्या बाईं ओर के खाने एवं दाईं ओर खाने के बीच कोई संबंध है? तो हम इसको देखेंगे, निश्चित रूप से संबंध है। 1 के बाद 3 आया है, इसका मतलब है कि ये 2 अधिक हो गया। 2 के बाद 4 आया है, इसका मतलब है इसमें भी 2 में 2 अधिक हो गया। 3 के बाद 5 आया है, ये भी 2 अधिक हो गया 3 से। और 4 के बाद 6 आया है, तो इसमें भी 2 अधिक हो गया। इस तरह से इनमें आपस में संबंध है। अगला है, यदि बाईं ओर के खाने में 5 हो, यदि इधर होता 5 तो इधर कौन सी संख्या होती दूसरे खाने में? तो दूसरे खाने में होती 7। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 बढ़ जाता। कितना होता? 7 होता, क्योंकि उसमें भी 2 बढ़ जाता। क्योंकि इसी क्रम में इन दोनों बॉक्सों में लिखी संख्याओं पर संबंध है। अब आप लोग इन घेरों में लिखी संख्याओं पर भी विचार करना है आपको। विचार करिए आप लोग। दोनों तरफ कुछ घेरे बने हुए हैं, इन घेरों में संख्याएं लिखी हुई हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4। चारों आकृतियों में हर आकृति में 2-2 घेरे हैं। पहले घेरे में कोई भी संख्या लिखी है, फिर अगले वाले दूसरे घेरे में भी कुछ संख्याएं लिखी है। इसे ध्यान से देखिए और इस पर विचार कीजिए। अब आपने इसे देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अब इनको समझने के लिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। दोनों घेरों के अंदर की इन संख्याओं के बीच किस प्रकार का संबंध है? जैसे इससे पहले कि हमने आकृति में देखा था, किस प्रकार का संबंध है? देखिए, 2 के बाद 6 आया, इसका मतलब है कि 2 का तिगुना हुआ। 2 का 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त हुआ। 3 के बाद 9 आया, तो इस तरह से अगली संख्या प्राप्त हुई। 4 के बाद 12 आया, तो 3 से इसमें भी गुणा हुआ है। तो इसमें क्या संबंध है कि पहले वाले घेरे में लिखी संख्या का 3 गुना अगले वाले घेरे में लिखी संख्या है। ये इसमें दोनों में इस प्रकार का संबंध है। बाईं ओर के घेरे में कोई संख्या अगर 7 होती तो दाईं ओर के घेरे में कौन सी संख्या होती? पहले तो हम आखिरी घेरे को देखते हैं। आखिरी घेरे में 5 लिखा हुआ है और 3-3 का गुणा होता, क्रम चल रहा है, तो 5 दिया इसमें हो जाता 15। 5 दिया कितना हो जाता इसमें? 15 प्राप्त होता। अब यहाँ पर अगर 7 होता, कितना होता? 7 होता, तो 7 होता तो कितना हमको मिलता? इसका 3 गुना, 7 या 21। अगर पहले घेरे पर संख्या 7 होती तो अगले घेरे पर संख्या 21 होती। आप सब ने इन आकृतियों को बहुत ध्यान से देखा है, समझा है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पूर्व में जो आकृतियाँ देखी है, उन पर लिखी संख्याओं को हमने समझा है, वो हमको समीकरण को समझने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं व्यंजक और समीकरण की ओर। 2 व्यंजकों के बीच समानता के कथन को हम समीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 व्यंजकों के बीच समानता के कथन को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। बीजीय कथन जिनमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। एक बार और सुनेंगे, बीजीय कथन जिसमें बराबर का चिन्ह होता है समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 100 ऋण x बराबर 75, ये एक समीकरण है। इसमें हम अज्ञात राशि x का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, y धन 10 बराबर 50, ये भी एक समीकरण है। इसमें हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बराबर का चिन्ह होता है, ये बीजीय कथन को परिभाषित करता है और यही हमको बताता है कि यह दिया हुआ कथन समीकरण है अथवा नहीं। अब हम आते हैं एक चर वाले समीकरणों का हल। क्या आप कोई ऐसी संख्या सोच सकते हैं जिसका 7 गुना, ध्यान से सुनिएगा, जिसका 7 गुना बराबर है उस संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त योगफल के 3 गुना के? एक बार और सुनिएगा, संख्या का 7 गुना बराबर है उस संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त योगफल के 3 गुना के।
7 गुना बराबर है उस संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त योगफल के 3 गुना के। सोची गई संख्या को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक समीकरण बनाना होगा। अब समीकरण बनाने के लिए हमको उस अज्ञात संख्या को मानना होगा। उस अज्ञात संख्या को मान लीजिए हमने माना x है। क्या है? x है। माना कि वह अज्ञात संख्या या वह संख्या x है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि उस संख्या में 4 जोड़कर प्राप्त योगफल का 3 गुना। उस संख्या में 4 जोड़कर, इस तरह से हम 4 जोड़ दिए, इसका 3 गुना उस संख्या के 7 गुने के बराबर है। इस तरह से हमको एक समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे? 3 का गुणा इन दोनों से कर देंगे। 3 एकम 3x, 3 चौक 12 बराबर 7x। 3x को हम पक्षांतर कर देंगे। 12 बराबर 7x ऋण 3x। 12 बराबर 7x में 3x घटाएंगे, हमको मिलेगा 4x। x बराबर हो जाएगा 12/4 अर्थात 4 तिया 12। इस तरह से हम वो सोची गई संख्या को मालूम कर सकते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को हल करने में अंकगणितीय विधि से समय अधिक लगता है, परंतु उन्हीं प्रश्नों को बीजगणित में चर राशि की सहायता से हल करने में सुविधा जो होती है कि इन्हें दो राशियों के बीच संबंध दर्शाने के लिए हम अपनी भाषा को बीजगणित की भाषा में बदलते हैं। जैसे इससे पहले हमने अज्ञात संख्या को x माना था, इससे प्रश्न को हल करने और समझने में आसानी होती है। तो आइए चलते हैं एक उदाहरण की ओर। उस उदाहरण से इस प्रश्न को समझते हैं। इन समस्याओं को हम कैसे समीकरण के उपयोग करके हल कर सकते हैं। अब प्रश्न है, किसी प्राकृत संख्या में 5 जोड़ने से उसका मान 9 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी वह प्राकृत संख्या हमको मालूम नहीं है, तब हम क्या करेंगे? उस प्राकृत संख्या को मानेंगे। माना कि वह प्राकृत संख्या x है, x y z आप जो भी मान सकते हैं, ABC x है, हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि प्रश्न से कि उस संख्या में 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। तब हम क्या करेंगे? 5 को पक्षांतर कर देंगे तो 9 ऋण 5 हो जाएगा। धन का ऋण हो जाता है पक्षांतर करते समय। 9 में 5 घटाएंगे, हमको 4 मिलेगा। अब हम प्रश्न है एक बार और दोहराएंगे, किसी प्राकृत संख्या में 5 जोड़ने से उसका मान 9 हो जाता है तो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी 4। तो इस तरह से हम समस्याओं को एक समीकरण बना करके समीकरण के उपयोग से हल कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से उसको समझते हैं। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यदि दोनों अंकों का योग 9 हो तो संख्या क्या होगी? या संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे इकाई का अंक। माना कि इकाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है? x है। तब दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक होगा उसका दुगुना है अर्थात 2x होगा। फिर प्रश्न में बोलता है, क्या बोलता है प्रश्न में? प्रश्न में बोलता है कि उन दोनों संख्याओं का योग अर्थात इकाई अंक और दहाई अंक का योग 9 है। इस तरह से हमने समीकरण बना लिया। अब इकाई अंक में x माने थे, दहाई अंक में 2x माने थे, दोनों को जोड़ देंगे, हमको 3x प्राप्त होगा। अब 3 को फिर पक्षांतर कर देंगे, 9/3 हो जाएगा। 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो हमको मिलेगा 3। अब यहाँ 3 मिलने के बाद हम मालूम कर सकते हैं कि अतः इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक जिसको हमने x माना था वो 3 होगा। दहाई का अंक जिसको हमने क्या माना था? 2x माना था। 2x अर्थात 2 गुणित 3 6। इस तरह से हमको संख्या क्या मिली? अतः हमको संख्या मिली, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 6 है, तो हमको संख्या कितना मिला? 63। तो इस तरह से हम समीकरण के उपयोग से समस्याओं को हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है या कोई डाउट्स है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद।